हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिएगा, आज मैं जिस प्रकार से आप लोगों को लाइव की तरह पढ़ाता हूँ, आज मैं उस प्रकार से नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगले आने वाले 2-3 दिन के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं घर से बाहर हूं, इसलिए मैं अब आप लोगों को जिस प्रकार से पहले पढ़ाता था 2 तारीख तक, मैं इसी प्रकार से वीडियोज आप लोगों को अपलोड करता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 31 अक्टूबर की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही कि आज का जो दिन है वो किस रूप में या किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का दिन है वो विश्व शहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शहर दिवस के रूप में आज का दिन यानी कि 31 अक्टूबर का दिन मनाया जाता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देना। जो शहरीकरण है इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, इस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं एक और प्रश्न। आज का दिवस केवल विश्व शहर दिवस ही नहीं बल्कि विश्व शहर दिवस के साथ साथ में राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस भी 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और आप सभी को पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति मनाई है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता का प्रतीक, इसी प्रकार से 2019 में पिछले वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस की स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए किसकी स्मृति में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया था। अब बात करते हैं, पिछले वर्ष 144वीं थी। अब बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। और अगर बात करें उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1950 को। तो ये जानकारियां थी जो कि आज के दिवस के बारे में हमने जान ली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट एक पेंटिंग प्रतियोगिता हुई है। इस पेंटिंग प्रतियोगिता का नाम है यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, यानी कि आर्ट के द्वारा कोरोना किस प्रकार से पूरा नेशन एक साथ होता है, पूरा यूनाइटेड एक साथ होता है। इस पेंटिंग प्रतियोगिता को जीता है 6 साल के बांग्लादेशी बालक अंजार मुस्तीन अली द्वारा इस प्रतियोगिता को जीता गया है। अब बात करें इसका आयोजन जो है वो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR द्वारा किया गया है इसका आयोजन। और अगर बात करें ICCR की फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। अगर बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष का नाम है विनय सहस्त्रबुद्धे। बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ICCR का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में महानिदेशक की अगर बात करी जाए तो इसके महानिदेशक है श्री दिनेश के पटनायक। तो ये सारी की सारी जानकारियां जो है वो हमें इस प्रश्न से मिली है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में नामित किया गया। देखिएगा, ये बात हम विश्व की नहीं कर रहे हैं बल्कि विश्व की नहीं, हम बात कर रहे हैं एशिया की। एशिया के सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में किसे घोषणा करी गई है या किसे नामित किया गया है, तो अब DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया, घोषणा की गई है। और अगर हम बात करें DBS बैंक की, तो पिछले 12 सालों से लगातार सबसे सुरक्षित बैंक जो है वो DBS को ही अवार्ड दिया जा रहा है। अगर बात करें DBS जो है वो एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक है, लेकिन अगर बात करें विश्व में इसका कौन सा स्थान है, तो विश्व में इसका चौथा स्थान है। ये चौथे नंबर का विश्व में सबसे सुरक्षित वाणिज्यिक बैंक है। अब बात करें कि इसकी घोषणा किसने करी है, तो इसकी घोषणा करी है न्यूयॉर्क स्थित व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। अब देखिए DBS की फुल फॉर्म क्या है, तो DBS की फुल फॉर्म है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड जो है ये सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। अगर बात करें कि DBS बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1968 को। चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है पीटर सिंह।
और सीईओ की अगर बात करें तो इसके सीईओ है पीयूष गुप्ता। तो ये सारी की सारी जानकारियां जो है वो हमें इस प्रश्न से मिली है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्लास्टिक प्रीमियर लीग पीपीएल एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का नाम है पीपीएल। अब ये इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये 45 दिनों के लिए ये टूर्नामेंट है कि जो इंदौर में आयोजित हुआ है। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से एक बात और बताता हूं मैं आपको कि ये 19 जिलों को 4 टीमों में बांटा गया है और ये आगामी 45 दिनों तक ये टूर्नामेंट चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि एकल उपयोग प्लास्टिक से शहर को मुक्त करना। और जैसे ही इंदौर का नाम आप लोगों के सामने आएगा तो इंदौर के बारे में मैं पिछले कई दिनों से बता रहा हूं कि ये चौथी बार, मैं पहले इस बात को बता चुका हूं वीडियो में कि चौथी बार जो है हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर को नामित किया गया है। इंदौर को सम्मानित किया जा चुका है पिछले 2017, 18, 19 और 20 4 साल से लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो इंदौर को ही प्रदान किया गया है ये पदक भी। उसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। डिजिटल गोल्ड नामक व्यापारी भुगतान नेटवर्क लॉन्च किया गया है। तो डिजिटल गोल्ड नामक व्यापारी भुगतान नेटवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है भारत पे के द्वारा। आप सभी को पता है भारत पे जो है वो डिजिटल भुगतान प्रणाली है, एक प्लेटफॉर्म है और उसी के द्वारा अब डिजिटल गोल्ड नामक व्यापारी भुगतान नेटवर्क लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा क्या होता है कि जो व्यापार है इसका 99.5% शुद्ध और 24 कैरेट जो सोना है उस सोने की खरीद और बिक्री कर सकेंगे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। बात करें भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? क्योंकि भारत पे ने लॉन्च किया है तो भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है अशनीर ग्रोवर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। तो ये सारी बातें हमने इस प्रश्न से जान ली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने वाला का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब 2050 यानी कि जो आगामी 30 सालों में 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य किसने निर्धारित किया है? तो ये निर्धारित किया है जापान देश द्वारा। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस बात की घोषणा की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है या पर्यावरण जो है उसकी दिन प्रतिदिन पर्यावरण खराब होता जा रहा है तो इसे एक अवसर के तौर पर देखें। इसमें ये हमारे लिए एक अवसर के तौर पर है कि अब हम पर्यावरण को शून्य कार्बन उत्सर्जन के रूप में घोषित करें या शून्य उत्सर्जन कार्बन उत्सर्जन के रूप में इसको स्थापित करें। अब बात करें कि इसके तहत जो है जीवाश्म ईंधन की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है और जीवाश्म ईंधन से एक प्रश्न बनता है कि जापान की ऊर्जा आवश्यकताओं का 56% भाग जो है वो जीवाश्म ईंधन से पूरा होता है। बात करते हैं जापान की राजधानी की। तो जापान की राजधानी है टोक्यो और जापानी मुद्रा का नाम है जापानी येन। तो ये सारी बातें थी जो कि हमने इस प्रश्न से आप लोगों के सामने रखी है। उसके बाद है अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नए मुख्य सूचना आयुक्त बने। भारत के अब नए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की गई है। तो अगर उनका नाम पूछा जाए तो वे हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। वे पूर्व विदेश सेवा अधिकारी हैं जो कि अब मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए हैं। अब बहुत बार ऐसा प्रश्न होता है कि नियुक्ति नहीं पूछते हैं बल्कि ये पूछते हैं कि उनकी नियुक्ति जो है वो किनके स्थान पर करी गई है। तो अब यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का के स्थान पर बनाया गया है। विमल जुल्का रिटायर हो गए थे और उसके बाद से ये पद खाली था जो अब यशवर्धन कुमार सिन्हा ने इसको भर दिया है। इसके अतिरिक्त एक नियुक्ति और भी करी गई है, उदय माहुरकर। उदय माहुरकर जो है वो एक मराठी पत्रकार है और उनको सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते देखिए केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की। तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये जानकारी यहां से मिली। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोलकाता
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन करने की घोषणा की गई है। तो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है इसके आयोजन करने की घोषणा करी गई है। ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये 8 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी 2021 तक, यानी कि अगले वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो 2021 में 8 से 15 जनवरी तक आयोजन होगा, ये कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 26वां संस्करण होगा। अगर मैं बताऊं आपको तो इससे पहले ये जो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये 5 से 12 नवंबर तक 2020 तक आयोजित होना था, लेकिन कोरोना वायरस का अत्यधिक प्रकोप होने के कारण, बहुत ज्यादा प्रचार होने के कारण ये रद्द कर दिया गया था, जो कि अब आगामी वर्ष 2021 में जनवरी के दूसरे सप्ताह या ऐसा कहें कि 8 से 15 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। वेक्शस सिंड्रोम नामक एक दुर्लभ घातक बीमारी की खोज की गई है। तो ये बीमारी जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? इसकी खोज करी गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इनके वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज करी गई है। ये एक सूजन से संबंधित बीमारी है जो रक्त के थक्कों, बुखार और 40% मामलों में मृत्यु के लक्षणों का कारण बनती है। अब बात कर लेते हैं, ये बीमारी जो है केवल पुरुषों में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा एक्स का अर्थ ये है कि जो एक्स गुणसूत्र हैं वो केवल पुरुषों में पाए जाते हैं, महिलाओं में वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये साइंस के जो छात्र हैं वो इस बात को जानते हैं, क्योंकि पुरुष में केवल एक्स गुणसूत्र होता है, जिस कारण से ये बीमारी जो है ये केवल और केवल पुरुषों में पाई जाती है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न, केशुभाई पटेल का निधन। अब देखिएगा, बात करते हैं केशुभाई पटेल कौन थे। वे 1995 में जब गुजरात में पहले भाजपा सरकार का उन्होंने नेतृत्व किया था, 1995 में जब गुजरात में पहली भाजपा सरकार बनी थी तो उस सरकार का उन्होंने नेतृत्व किया था। मार्च 1995 से लेकर के अक्टूबर 1995 तक वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद मार्च 1998 से लेकर के अक्टूबर 2001 तक वे गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। बात करें उनकी कि वे 6 बार गुजरात विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, और उन्होंने 2012 में भाजपा पार्टी छोड़ दी थी और गुजरात परिवर्तन पार्टी की स्थापना की थी। तो अब उनका निधन हो गया है। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोज मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।